हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 28 फरवरी 2024 के बोर्ड पेपर में अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक वायरल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जो आपके 28 फरवरी के पेपर में देखने को मिल जाएगा। सेम ऐसे ही 28 फरवरी को पेपर आएगा, 100% ऐसे ही पेपर आएगा। आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे, इसमें ये पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताएंगे और इसमें एक एक प्रश्न का हम उत्तर देंगे और इस तरह से हम बताएंगे कि पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है। बोर्ड की कॉपी में आपका पेपर कोड भी देख सकते हैं, 865 QP फिर 590। यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र का पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और ये पेपर 100% 28 फरवरी को पूछा जाएगा। 2024 का ये पेपर है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक 100 नंबर है, समय वही है सबके लिए। फिर निर्देश में जो है, निर्देश आपको पहले वीडियो को आराम से रोक लीजिए और निर्देश के हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर देना है कॉपी में। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए ये जो निर्देश है, इसी के अनुसार आपको सारी चीज़ें करना है। स्टूडेंट, आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर 6 आपका लघु और 3 आपका विस्तृत उत्तरीय। तो सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर आप हमारे साथ में भी सॉल्व कीजिए। ये पेपर आपको चाहिए तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाइए वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं PDF अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय का प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। समष्टि जो अर्थशास्त्र है, इन चारों में से कौन सा एक विषय वस्तु है? मांग का नियम, राष्ट्रीय आय, प्रतिफल के नियम या लगान सिद्धांत। तो इनमें से जो राष्ट्रीय आय है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। यहाँ पर नहीं है, यानी मतलब क्या पूछा गया है, नहीं वाला शब्द यहाँ पर नहीं है, सिर्फ है वाला, यानी है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्या पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रीय आय है, आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका वित्त मंत्रालय। उसके बाद में है भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो इनमें से जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे का डी बिल्कुल सही विकल्प है। आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं इन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपको पता है तो। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर करेंसी नोटों को निर्मित करने का अधिकार निम्न में से किस संस्था को हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हमने अपने वीडियोज में कवर कराया हुआ है आपको। बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है करेंसी की, तो वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कराता है। तीसरे का डी हो जाएगा और सभी बैंकों का बैंक यही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भारत का सबसे बड़ा बैंक, एक प्रकार से प्रमुख स्थान लेने वाला, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। समझ में आ गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तैयार कर लीजिएगा और इसके एक एक प्रश्न को आप लिख लीजिएगा। 28 को पेपर है, तैयारी आपकी ज़बरदस्त मैं करा कर रहूँगा। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इस बार पेपर में आपको पूछा जा सकता है। तो चौथे का ए हो जाएगा, वित्त सचिव का ये 1 रुपये के नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, प्रभावी मांग का संबंध है। निम्न में से जो प्रभावी मांग है इसका विश्लेषी संबंध किससे है? AC पीगू से या JM किन्स से या GB से या अल्फ्रेड मार्शल से। तो 5 का बी हो जाएगा, JM किन्स हो जाएंगे इसके राइट आंसर, जो कि प्रभावी जो मांग है आपका ये इससे संबंध है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। हालांकि मैंने आंसर काफ़ी मॉडल पेपर्स में बता रखा हूँ, काफ़ी वीडियोज में बता रखा हूँ कि मंदी के समय कैसे बजट उपयुक्त रहता है। तो जो बजट रहता है, मंदी के समय की बात हो रही है तो वो घाटे का बजट होता है, क्योंकि भैया मंदी रहती है। अब दुकानदारों से जाकर पूछोगे तो वो कहेंगे कि मंदी है, यानी अभी चल नहीं रहा है, तो वो मंदी कहलाता है, जो कि घाटे के बजट में रहता है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बंद अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख निर्धारण है। देश का केंद्रीय बैंक, देश के व्यापारिक बैंक, देश का केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक या केवल देश की सरकार। 7 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। देश का केंद्रीय बैंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या है वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो मेरी गारंटी है आपको 30 से 40 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता इसी मॉडल पेपर के थ्रू। बस आप तैयार कर लीजिए क्वेश्चंस को। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन दर निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। सीमांत जो प्रतिस्थापन दर है ये बेसिकली किसमें, अनिधिमान वक्र विश्लेषण में पाई जाती है। 8 नंबर का भी विकल्प सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन हैं, यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, जो उत्पादन है इसके जो साधन है स्टूडेंट वो 5 है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आखिरी क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का, और जैसा कि आप लोग स्टूडेंट देख सकते हैं सबसे पहले जो पूछा गया है पेपर में भी सेम ऐसे ही पूछा जाएगा, पूछा क्या गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो एग्जामिनर को एक प्रकार से पॉजिटिव दिखाने के लिए कि हाँ हमने सारे क्वेश्चंस को किया है, और एक प्रकार से आप करते हैं तो सारे क्वेश्चंस को किया है अच्छे से तो उसने फुल नंबर देना है। तो क्या कीजिए आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपका जाया ना जाए, यानी गलत ना जाए, सारे का आंसर आप सही सही करके आए। एग्जामिनर के मन में जब आप सही कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें कि बच्चे को नॉलेज है और बच्चे ने सारे प्रश्नों को उत्तर अच्छे से दिया है, इसे अच्छे मार्क्स देना चाहिए। तो ये एग्जामिनर का एक प्रकार से क्या पॉजिटिव पॉइंट रहता है आपकी कॉपी को लेकर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होती है। तो इसमें से आपका ए हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगी फर्म। पूर्ण जो प्रतियोगी फर्म है ये न्यूनतम लागत फर्म होती है। तो 10 हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके अर्थशास्त्र में सिर्फ 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने, 8 ही क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का होता है। 50 यानी 50 शब्दों में इसका आंसर बेसिकली देना होता है, लेकिन ये नहीं कि आप 50 शब्दों में ही दीजिए, प्रश्न का उत्तर थोड़े में है तो उसका उतना दीजिए। हाँ इस तरह से होना चाहिए, जब लगे कि हाँ ये 100 शब्दों में है इसका आंसर अति लघु उत्तरीय का, तब आप 50 शब्दों में दीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि सर आप जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, इसमें 50 शब्दों का होना चाहिए आंसर, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर कभी नहीं कहेगा कि 50 शब्द का लिखिए, वहाँ पर जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन का जो आंसर जितने शब्दों में होता है उतने में लिख देना है। एग्जामिनर ये बताता है कि जहाँ प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में है उसको आप 50 शब्दों में लिखिए। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, याद रखिएगा। कन्फ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। सीमाएं आपको बतानी है बेसिकली, तो उत्तर देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं। जैसा कि हमने बताया आपको आंसर भी बताऊंगा। कॉपी वाला वीडियो के लिए काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड आ चुका है, मैं वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला है क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक क्या है निष्कर्ष सरल रूप से व्यक्तिगत इकाइयों की सरल संरचना पर आधारित है। व्यक्तिगत जो इकाइयों की सरल संरचना पर ये आधारित है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। दूसरा है विजातीय इकाइयों का समुच्चय प्रायः गलत निष्कर्ष देता है। तीसरा यहाँ पर देखिए स्वयं जो है समुच्चय की अपेक्षा समुच्चय का ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रायः इसकी अवहेलना करता है। प्रायः क्या इसकी अवहेलना करना है। बेसिकली ये 3 नंबर का प्रश्न है और इसकी सीमाएं हमने बता दिया है। जो आपका सेकंड पार्ट आ जाता है यानी सेक्शन बी का फर्स्ट चैप्टर, उससे लिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए आधार वर्ष से क्या अभिप्राय है। आधार वर्ष से बताना है आपको। तो उत्तर देखिए यहाँ पर छोटे में उत्तर पूछा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर आपको 3 नंबर देगा, नहीं, बस आप उत्तर दीजिए। और इतने बुक में और क्वेश्चन बैंक में इतना ही था, अब आप अपने मन से तो लिख नहीं सकते कुछ अलग, इसी में से लिखना है। तो उत्तर है कि आधार वर्ष से अभिप्राय उस वर्ष से है, क्या है, उस वर्ष से है जिसकी कीमतों का प्रयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में की जाती है। जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना ये क्या है की जाती है वास्तविक सकल में। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि आधार वर्ष से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न का भी हमने उत्तर बता दिया है। वीडियो को रोक कर भी आराम से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए स्टूडेंट समझना इम्पॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति से, यहाँ पे देखिए मुद्रा की क्रय शक्ति में 2 बार आ गया हमें, हास्य से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए यहाँ पर
ये देखिए उत्तर। यदि यहाँ पर देखिए, यदि सभी वस्तुओं की कीमतें मुद्रा के रूप में बढ़ती हैं तो मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु के सापेक्ष घट जाता है, क्योंकि इस स्थिति में मुद्रा की एक इकाई कम वस्तुओं को खरीदेगी। इसे ही मुद्रा की क्रय शक्ति कहा जाता है या ह्रास कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुद्रा की ह्रास किसे कहा जाता है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन है तो 8 त्रिक 24 नंबर, 24 नंबर तो आपको इसी में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस का हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने पूरे बुक का महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बताया, जाकर देख लीजिएगा। और आप लोगों ने हमारा महातांडव क्लास नहीं देखा है जो कि लगभग 2 घंटे का है, वो भी देख लीजिएगा, आपकी तैयारी को एक प्रकार से अच्छा बनाएगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का, प्रत्याशित माप किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, उपभोग, निवेश अथवा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्य को इनकी क्या है, प्रत्याशित माप कहा जाता है। इनकी प्रत्याशित माप कहा जाता है। सरल शब्दों में प्रत्याशित का अर्थ है नियोजित। सरल शब्दों में इसका प्रत्याशित का जो अर्थ है वो क्या है स्टूडेंट, नियोजित है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्याशित माप को क्या कहा जाता है, देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं 100 नंबर के पूर्णांक के साथ में। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी खाता क्या है। ये भी क्वेश्चन हमने अपने वीडियोज में काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ, पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर देखिए, पूंजी खाता क्या है, परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा, स्टॉक, फिर बंध पत्र व सरकारी ऋण आदि के समस्त लेन देनों, यहाँ पर देखिए जो आदि के समस्त लेन देनों, फिर क्रय विक्रय का विवरण होता है। क्रय विक्रय का क्या है, विवरण होता है पूंजी खाता। यहाँ पर देख सकते हैं पूंजी खाता जैसे एक प्रकार से जो जमा पैसे वगैरह होते हैं, ऋण होता है, वो यही होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, व्यष्टि आर्थिक, यहाँ पर देखिए व्यष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर के साथ में हम समझाएंगे आपको। देखिए सबसे पहला है वस्तु कीमत में, वस्तु बाजार में कीमत निर्धारण का अध्ययन। दूसरा है उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन। ये व्यष्टि के 2 क्या 2-2 उदाहरण बेसिकली पूछे गए थे, तो 2-2 हमने उदाहरण दे दिया। वस्तु बाजार कीमत, फिर निर्धारण का अध्ययन और उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन। 17 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। और अब हमारा 18 नंबर यानी 8वां नंबर क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय के लिहाज से बात की जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेपर जब आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो एक प्रकार से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि पेपर कैसे आते हैं। पेपर सेम ऐसे ही आएगा, बस क्या होगा, फ़र्क इतना होगा पेपर में, जब आप 28 को पेपर देने जाएंगे तो फ़र्क यही रहेगा कि सिर्फ क्वेश्चन चेंज होंगे। और क्वेश्चंस भी मैं आपको पूरा सॉल्व करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ अपने चैनल पर, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी वहाँ पर अच्छे से कराई जा रही है आपकी इकोनॉमिक्स की। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो इसमें जो पूर्ति वक्र होता है, ये देखिए स्टूडेंट, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का वो भाग जो औसत परिवर्ती लागत ABC से ऊपर होता है, फर्म का अल्पकाल, यहाँ पे देखिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहलाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र सदैव बाएं से दाएं ऊपर क्या है, चढ़ता हुआ होता है। ऊपर यहाँ पर देखिए पूर्ण जो प्रतिस्पर्धी फर्म है, ये अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या है, सदैव वक्र सदैव बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ होता है। यही है फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो 8वां क्वेश्चन भी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारा 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, इसका भी हमने आंसर दे दिया है। कॉपी में और पेपर में आपका सेम इसी प्रकार से होगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, 6 प्रश्न होता है 6-6 नंबर का, यानी छकाऊ 36। 34 और 36 कितने हो गए स्टूडेंट बताइए। तो 34 और 36 आपका हो जाए 24 और 36, तो 24 इसमें 36 तो 40 भी 60, यानी 60 नंबर तो आपके अति लघु उत्तरीय। और उसके बाद में क्या हो गए, इसमें लघु उत्तरीय से कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के 10 आपके बहुविकल्पीय हो जाता है। तो 60, 10, 70, 30 नंबर आपका मिल जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। 100 नंबर का पूर्णांक पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय का प्रश्न 1 है, इसका भी मैं आंसर आपको पूर्ण रूप से देने वाला हूं, तैयार कर लीजिएगा प्रश्न। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। 8 नंबर का प्रश्न है, तो इसकी महत्वपूर्ण हमें विशेषताएं बतानी है बेसिकली। तो उत्तर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं। यहाँ पर है
सबसे पहला है भूमि तथा पूंजी का निजी स्वामित्व, दूसरा है लाभ अर्जन की एकमात्र उद्देश्य होता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है मांग एवं पूर्ति की बाजार में स्वतंत्र दशाएं, जो मांग एवं पूर्ति है इसके बाजार में जो स्वतंत्र दशाएं हैं इसके बारे में आपको बताना है। फिर चौथा है सरकार अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय, विकास तथा जो विकास तथा स्थिरता का ध्यान रखती है। ऐसे कॉपी में लिखना है, जब मैं आपको कॉपी वाला वीडियो बताऊंगा स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का और भी हमने हर एक सब्जेक्ट का कॉपी वाला वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल आपको ज़रूरत है इकोनॉमिक्स पर, तो हम उस पर भी वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे, कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं वीडियो उसको लेकर आने वाला हूँ, काफ़ी सारे सब्जेक्ट रहते हैं इसीलिए मैं ला नहीं पाता, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, वीडियो को रोक कर भी आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है वस्तुओं को मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में वर्गीकृत करने का आधार शोधाहरण समझाइए। क्या है? शोधाहरण सहित आपको समझाना है, इसका पूर्ण रूप से बताना है। एक प्रकार से क्वेश्चंस कई प्रकार से होते हैं, लेकिन इसका आंसर जो होता है एक ही होता है। क्वेश्चन कई प्रकार से, जैसे उदाहरण, व्याख्या, समझाइए, प्रकाश डालिए, तो काफ़ी सारे होते हैं। आप लोग हमारी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बस आप समझिए हमारी बातों को। उत्तर देखिए, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं अथवा पुनः बिक्री के लिए खरीदी गई वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में समझिए कि एक फर्म द्वारा पुनः बिक्री के फर्म द्वारा पुनः बिक्री के लिए खरीदी गई कमीज एक मध्यवर्ती वस्तु है। वे वस्तुएं जो अंतिम क्या है, प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती है, अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। फिर उदाहरण है कि गृहस्थ द्वारा खरीदी गई कमीज एक अंतिम वस्तुएं हैं। क्या है? एक वस्तु है। वस्तुओं का अंतिम प्रयोग, एंड यूज, यानी वस्तुओं का अंतिम तथा मध्यवर्ती में वर्गीकृत करने का आधार है। वस्तुएं तब अंतिम है यदि ये उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर जाती हैं। उत्पादन क्या है कि सीमा रेखा का जो पार कर जाती हैं, इसी को हम वस्तुओं को मध्यवर्ती व अंतिम वस्तुओं कहते हैं। पूर्ण रूप से इसको समझाया गया है, आराम से देख सकते हैं वीडियो को रोककर किस तरह से है। बेसिकली इसका जो शब्द सीमा होता है 100 से लेकर 125 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए सरकारी बजट का संसाधनों का आवंटन, यहाँ पर देखिए आवंटन उद्देश्य समझाइए। उत्तर है स्टूडेंट कि अर्थव्यवस्थाएं संस्थाओं, यहाँ पर देखिए संसाधनों के इष्टतम आवंटन, यहाँ पर देखिए आवंटन को प्राप्त कर लेती हैं। वे ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करती हैं जिन्हें उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं। सामाजिक कल्याण बहुआ प्रभावित, यहाँ पर देखिए बहुआ लिखा होना चाहिए, तो बहुआ प्रभावित होता है जब बाजार शक्तियाँ प्राप्त, यहाँ पर देखिए प्राप्त जो मात्रा में ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं जिनसे अपनी बजट नीति के द्वारा सरकार सार्वजनिक वस्तुओं, जैसे ब्रैकेट में देख सकते हैं कानून तथा व्यवस्था, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक प्रशासन की पूर्ति के प्रावधान बनाती हैं। ये स्वच्छ ऊर्जा जैसे CNG, फिर LPG, सौर तथा वायु ऊर्जा के उपयोग में आर्थिक सहायता प्रदान करके पर्यावरणीय मुद्दों का भी क्या है, वर्णन करती है। यानी जो हमारा बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है लघु का, कि सरकारी बजट का संसाधनों के आवंटन और इसके उद्देश्य के बारे में बताना है। उद्देश्य पूर्ण रूप से बताया गया है। ये प्रश्न आप समझ लेते हैं, प्रश्न के उत्तर को, इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध होने के कारण की व्याख्या कीजिए। हमें क्या संबंध जो है उसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर देखिए यहाँ पर क्या है कि विदेशी मुद्रा की कीमत तथा उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इस विपरीत संबंध के निम्नलिखित कारण है। इसके क्या है, एक प्रकार से निम्नलिखित कारण है, कुछ पॉइंट के थ्रू हमने बताया है और एग्जामिनर जो है इसी पॉइंट से इम्प्रेस होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि जब विदेशी विनिमय माना US डॉलर घरेलू मुद्रा के रूप में सस्ती हो जाते हैं, तब हमें
अपनी मुद्रा की प्रति इकाई के बदले अधिक डॉलर प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप आयत, यहाँ पर देखिए, आयत लाभप्रद बन जाते हैं तथा विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है। तो वही होता है कि जब विदेशी जो विनिमय यूएस डॉलर है, ये घरेलू मुद्रा के रूप में क्या है, सस्ती हो जाती हैं, फिर उसका मांग, इसके क्या है, इसके बाद में जो हमारा जैसे इंडिया का प्रेजेंट टाइम की रुपया का बात हो जाए तो $1.82 है। उसके बाद में देखिए उत्तर में दूसरा देखिए क्या है कि जब विदेशी विनिमय सस्ती हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा के क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तब घरेलू निवेशक शेष विश्व में पहले से अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। तद अनुसार विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है। ये भी हो गया। तीसरा है क्या है, जब विदेशी विनिमय सस्ती हो जाती है तब भारतीयों के लिए विदेशी यात्रा भी सस्ती हो जाती है। इस कारण भी विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है। जब विदेशी विनिमय महंगी हो, जो क्या है, जो विदेशी विनिमय है ये महंगी होती है, तो ठीक इसके विपरीत होता है ना, सारी चीज़ें उसके विपरीत होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बताया गया था कि विदेशी मुद्रा की कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध क्या है, दोनों में संबंध बताया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा दीजिए, समझाइए कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा क्यों होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। उत्तर देखिए, उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना सीमा भी कहते हैं, वो वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनका क्या, जिनके दिए हुए संसाधनों तथा उत्पादन की तकनीक द्वारा उत्पादन किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्या है, ढलवा होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब दी हुई तकनीक, यहाँ पर देखिए, जब दी हुई तकनीक का प्रयोग करके दिए हुए संसाधनों का पूर्ण तथा कुशल प्रयोग किया जाता है, तब वस्तु X का अधिक उत्पादन केवल तभी किया जा सकता है जब वस्तु वायु का उत्पादन कम किया जाए। यानी जो क्वेश्चन हमारा बताया गया है 23 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। हालांकि छोटे में है, लेकिन ये आप मत सोचिएगा कि 6 नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, पूरा देगा, बस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए पूर्ण रूप से। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर बुक में तो थोड़ा बड़ा में दिया हुआ है, तो हमने बड़ा में नहीं लिखा है, हमें ये दिखाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिनेंगे तो कम नहीं होगा अप्रॉक्स। तो ये 23 नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो गया है। ज़्यादा जानकारी के जैसा कि हमने बताया, आप आराम से वीडियो को लिख रहे हैं कॉपी में तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक में ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा जो कि पेपर में दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने के 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। हमें 4 कारण बताना है, कारकों को बता देना, 6 नंबर दे दिया जाएगा। हालांकि ये 6 दिए थे लेकिन हमने 4 ही को कंप्लीट किया है। देखिए, किसी वस्तु की बाजार मांग को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। जैसा सबसे पहला है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है कि वस्तु की कीमत। जब बाजार में किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, उसकी मांगी गई मात्रा घटती है एवं इसके विपरीत भी। दूसरा क्या है कि उपभोक्ता की आय। यहाँ पर देखिए, सामान्य वस्तुओं की कीमत, सामान्य जो वस्तुओं की बाजार मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रत्यक्ष संबंध होता है। उपभोक्ता की आय के बढ़ने से वस्तु की मांग क्या है, बढ़ती है। ये भी हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा देखिए, ये देखिए तीसरा है कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें। प्रतिस्थापक वस्तुओं की स्थिति में वस्तु की बाजार मांग घटती है जब प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत घटती है। पूरक वस्तुओं की स्थिति में वस्तु की बाजार मांग बढ़ती है जब पूरक वस्तु की कीमत क्या है, घटती है। तो ये संबंधित वस्तुओं की कीमतें हो गए। फिर लास्ट वाला हमारा क्या आ जाता है कि रुचि और प्राथमिकताएं। यदि उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या है, परिवर्तन होता है। यानी जो पूर्ण रूप से बताया गया है, हमारा क्या बताया गया है कि किसी वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने के 4 कारक ये इस तरह से हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी हमारा जो 6 क्वेश्चन था हमने बता दिया है। हालांकि अब हमारा आ जाता है 10 नंबर का एक प्रश्न, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का बिगेस्ट क्वेश्चन भी हम किसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 250 से लेकर 300 शब्दों में
इसका आपको आंसर देना है। जो निर्देश दिया हुआ था ना, यहाँ पर दिखा दूँ मैं, ये निर्देश जो दिया था ये आपको पूर्ण रूप से पढ़ लेना है और इसी के हिसाब से जो 15 मिनट आपको दिया गया है स्टूडेंट, पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और उतना ही आपको देना है क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब यहाँ पर ऊपर वाला मान लीजिए ये कर लीजिए, नहीं तो अथवा लगा है, ऊपर वाला नहीं आ रहा तो ये वाला कर लीजिए कि चित्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। अब इसके अपवाद भी आपको बताना है। फिर दोनों में से एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में अब हमारा आ जाता है 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्ती लागत के कोई 3 उदाहरण दीजिए। हमें 3 उदाहरण देना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी नहीं आ रहा तो अथवा करके ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे कि आपूर्ति का नियम क्या है, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करना है, इसके बारे में बता लीजिए। फिर वो नहीं कंप्लीट हो रहा तो ये 26 नंबर के बाद में 27 नंबर हमारा आ जाता है कि न्यूनतम मूल्य आधार पर एक टिप्पणी लिखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। वो भी नहीं आ रहा तो इसका बारे में बता दीजिए कि राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए, राष्ट्रीय आय को मापने की किसी एक विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए जिसे आप सबसे अच्छे समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसमें 6 प्रश्न हैं, करना आपको 3 ही है, 30 नंबर आपका मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 10-10 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, आपके क्वेश्चन बैंक में, चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक लिया हुआ क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, शिवम स्टडी नॉलेज टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेपर था और आज का जो इम्पोर्टेंट ये पेपर है इसको भी पेपर में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।